गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रिसर्च क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका स्कोप क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें एक्यूरेसी होती है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, प्रिसाइजनेस होता है, और यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और हमने ये देखा था कि रिसर्च के द्वारा हम न्यू नॉलेजेस को सर्च करते हैं, नए फैक्ट्स को सर्च करते हैं, और पुरानी थ्योरीज़ में नए फैक्ट्स को ऐड भी करते हैं, यानी अपडेट भी करते हैं। और हमने क्या देखा था कि यह एक डायनेमिक प्रोसेस है, यह एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेस है। रिसर्च क्या है? ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज। एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेस है रिसर्च, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेस है, खोज। इससे मनुष्य अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है, इंक्रीजिंग द नॉलेज, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है या अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। और रिसर्च क्या करता है? जनरलाइजेशन का काम करता है। तो अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भी रिसर्च प्रक्रिया है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, किन चरणों में वो परफॉर्म होता है, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है और कहाँ पर वो एंड होता है, एंड होता भी है कि नहीं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान के चरण। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो रिसर्च के कई स्टेप्स हो सकते हैं, उसे कई स्टेप्स में बांट भी सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर एक जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो ये जो स्क्रीन पर 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो मेन पॉइंट्स ही रिसर्च के स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। उसके अंदर सब स्टेप्स भी हो सकते हैं, उसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं और स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसी में समझ में आ जाएगा कि क्यों इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मोटे तौर पर बात करें तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है? नॉर्मली रिसर्च 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें से आपका जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब आप कोई रिसर्च करने जाते हैं, क्या आप डायरेक्ट रिसर्च करने लग जाते हैं, या कुछ उसके कायदे कानून हैं, नियम हैं, या कुछ सोचते हैं कि रिसर्च होनी क्या चाहिए, आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं? तो रिसर्च करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए, या कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी शोध समस्या या समस्या की पहचान और उसका परिभाषीकरण करना। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं और उसको परिभाषित भी करते हैं, क्योंकि परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने समस्या को
परिभाषित नहीं किया तो आप जो पढ़ने वाले को समझाना चाहते हैं, हो सकता है पढ़ने वाला या जो ऑब्जर्वर है वो ना समझे, उसका दूसरा अर्थ निकाल ले। इसीलिए आप जब भी समस्या को परिभाषित कर समस्या को लिखते हैं तो उसे एक परिभाषा के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाला भी उसका यही मतलब निकाले जो मतलब आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि अनेकार्थी नहीं होना चाहिए आपकी समस्या, मतलब उसका अनेक अर्थ ना निकले, केवल एक यूनिक मीनिंग निकले। जैसे अब देखिए क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोई एरिया चूज़ करेंगे कि हाँ आपको इस एरिया में रिसर्च करना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एरिया चुन लिया एजुकेशन फील्ड से। अब एजुकेशन फील्ड में भी देखिए, एजुकेशन फील्ड क्या है, बहुत ब्रॉड है, बहुत छोटा एरिया तो है नहीं। अब बहुत ब्रॉड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने एजुकेशन में भी देखिए कई एरियाज हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या है, एजुकेशन में पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है, स्कूल एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स क्या है, एजुकेशनल इक्वलिटी है, इक्विटी है एंड डेवलपमेंट, ये एक एरिया है। एजुकेशनल लीडरशिप है, पॉलिसी है, इवैल्यूएशन है, चेंज है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है या कंस्ट्रक्टिविज़म है, एक एरिया ये है, या कंस्ट्रक्टिविज़म इन द क्लासरूम, या फिर अगर हम बात करें तो टीचिंग रेडीनेस स्ट्रेटजी, या फिर आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट डेवलपमेंट, या फिर करिकुलम डिज़ाइन, या कल्चरल पेडागोजी, या डिस्टेंस इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन थ्योरी। तो इस तरीके से हम बात करें तो एजुकेशन का भी जो एरिया है बहुत ही ब्रॉड है। तो आपने सबसे पहले ये तो चुन लिया कि हाँ आप इस क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। अब उस क्षेत्र में आप शोध करना चाहते हैं, लेकिन उस शोध में भी स्पेसिफिकली या विशेष रूप से किस टॉपिक पर शोध करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लिया आपने टॉपिक चुना कि क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस से क्या संबंध है, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता का बुद्धि से क्या संबंध है, या फिर बुद्धि का सृजनात्मकता से क्या संबंध है। तो इस तरीके से अब आपने क्या किया, अपनी शोध समस्या को स्पेसिफाई कर दिया कि आप रिसर्च तो करेंगे, लेकिन जो रिसर्च का टॉपिक होगा किससे रिलेटेड होगा, एक स्पेसिफिक फील्ड से। जैसा कि बुद्धि और सृजनात्मकता, अगर हम बात करें तो इसको साइकोलॉजी की फील्ड से, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है कि सृजनात्मकता का बुद्धि से क्या संबंध है। तो ये तो हो गई शोध समस्या, यानी कि अब शोध समस्या को अगर हम जनरल टर्म में डिफाइन करें तो हम इसकी एक डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि अ प्रॉब्लम इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क्स, अ प्रॉब्लम is an interrogative sentence or statement that asks what relations exist between two or more variables। यानी कि अगर हम बात करें कि
प्रॉब्लम होता क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। यानी समस्या क्या है, एक प्रश्नवाचक संबंध है या प्रश्नवाचक वाक्य होता है या फिर स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है जो कि यह बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है। यानी कि द क्वेश्चन मार्क्स बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज योर प्रॉब्लम। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर होते हैं। चर का मतलब क्या कि चर वो होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं आपके समस्या में। जैसे आपका मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि सृजनात्मकता का बुद्धि से क्या संबंध है। तो इसमें एक वेरिएबल है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि, और दूसरा है क्रिएटिविटी। तो इसमें आपके दो वेरिएबल हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन क्या है कि अ प्रॉब्लम इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क्स व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ इंटेरोगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग मैनी पोटेंशियल वेरिएबल्स। तो यह है आपका शोध समस्या। तो पहला स्टेप क्या था आपका, आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम में प्रॉब्लम की मतलब आपको समझ में आ गया, उसको डिफाइन क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया, ताकि हम एक यूनिक सॉल्यूशन उसका पा सकें और हम जिस फाइंडिंग के लिए हमने उस समस्या को चुना है वो फाइंडिंग्स ही हमारे पास अवेलेबल हों लास्ट में। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है। अच्छा, अब देखिए एक फर्स्ट स्टेप में अगर बात करें तो आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम में जब हम एक बार समस्या का क्षेत्र चुन लेते हैं तो उसके बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो समस्या आपने चुनी है, जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया है, उस पर पूर्व में कितने शोध हो चुके हैं, यानी किस हद तक शोध हो चुके हैं। तो इस बात का जो पता लगाया जाता है उसका भी एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं ROL, यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का क्या मतलब होता है, संबंधित साहित्य की समीक्षा करना। संबंधित साहित्य की समीक्षा। तो ROL या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि हमने जो शोध समस्या चुनी है, जैसे कि अभी हमने शोध समस्या क्या चुनी थी कि बुद्धि का सृजनात्मकता से क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि पास्ट में जितने भी रिसर्चेस हुई हैं इस टॉपिक पर वो कहाँ तक हुई हैं। क्यों ROL क्यों जरूरी है, क्योंकि अब मान लीजिए इस टॉपिक पर जो रिसर्चेस हो चुकी हैं उसी रिसर्च को बार बार करना या दोबारा करना, क्या ये यूज़फुल है सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए या आपके लिए? बिल्कुल नहीं। अब जो रिसर्च हो चुकी है उसको आप केवल कॉपी कर रहे हैं तो ये यूज़फुल नहीं है।
ये प्लेगरिज्म है। यानी कि आरओएल का मेन मकसद क्या है, इस बात का पता लगाना कि आपने जो टॉपिक चुना है उसमें पूर्व में किस हद तक या कहाँ तक शोध हुए हैं और कितने शोध होना बाकी हैं। यानी आरओएल से हमें और क्या पता चलता है कि और इस क्षेत्र में किस लेवल तक शोध हो चुके हैं और कितने और कितना शोध होना बाकी है, किन कौन कौन सा फील्ड छूट गया है, इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं और इससे हम अपनी शोध समस्या को और ही ज़्यादा प्रिसाइज करते हैं और ही ज़्यादा यूनिक बनाते हैं आरओएल की हेल्प से। तो देखिए, जैसा कि बात किया था, सब स्टेप्स की बात की थी शुरुआत में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप था आपका। दूसरा स्टेप अगर हम जोड़ना चाहें तो ये आरओएल हो जाएगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। यानी कि अगर हम बात करें तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या है, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग known on a given research topic and its related topics. Okay, now अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सॉरी सेकेंड स्टेज है, हमारा जो सेकेंड स्टेप्स है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो अगर हम लोग हाइपोथेसिस की बात करें तो क्या होती है परिकल्पना। जैसा कि हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम की बात की, तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम एक क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। समस्या क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस क्या है? अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एन आइडिया एज टू अ प्रोबेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी एक ऐसा विचार या एक ऐसा कथन जो कि उस समस्या का संभावित समाधान देता है, जो कि उस समस्या का संभावित समाधान बताता है। यानी कि प्रोबेबल सॉल्यूशन। फॉर हाइपोथेसिस को हम और क्या कह सकते हैं? इंटेलिजेंट गेस भी कह सकते हैं। एन इंटेलिजेंट गेस। और क्या कह सकते हैं? हंच। HUNCH, हंच। यानी कि हाइपोथेसिस हमारा क्या है? एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है जो कि कोई भी रिसर्चर पहले से ही मानकर चलता है। अब देखिए, हाइपोथेसिस भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस के जो टाइप हैं, जैसे आपका रिसर्च हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, वन डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शनल है। तो इन सब की चर्चा आगे जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो इन सब की चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हाइपोथेसिस क्या है, तो और हम इसको क्या क्या कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस एक कल्पनात्मक समाधान होता है किसी भी समस्या का, जो कि रिसर्चर पहले से डिसाइड करके रखता है। और वो दो हाइपोथेसिस बनाता है, एक होता है मेजर हाइपोथेसिस और एक होता है माइनर हाइपोथेसिस। अच्छा देखिए, हाइपोथेसिस की खासियत क्या है? हाइपोथेसिस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक गुड हाइपोथेसिस में? सबसे पहला तो रीजनेबल होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्य कारण संबंध पता लगाया जा सके, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाया जा सके। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाया जा सके। दूसरा, आपका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी कंसिस्टेंट, यानी एक रूपता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस को सिंपल और पॉसिबल टर्म्स में ही हम लोग को क्या करना चाहिए? व्यक्त करना चाहिए, सिंपल एंड पॉसिबल टर्म्स में ही।
शुड बी एक्सप्रेस इन सिंपल एंड पॉसिबल टर्म्स। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि हाइपोथेसिस कहते किसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनीय कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। यानी कि अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, अ टेस्टेबल मतलब जांचने योग्य, एक ऐसा स्टेटमेंट जो जिसकी जांच की जा सके। अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अच्छा देखिए, हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा दोनों में डिफरेंस है। प्रॉब्लम क्या होती है? अभी प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में होता है, यानी ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होता है। लेकिन हाइपोथेसिस क्या है? आपका टेस्टेबल स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस कभी भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता है। अच्छा, अब देखिए एक चीज और है, हाइपोथेसिस जरूरी नहीं कि किसी भी समस्या के लिए हाइपोथेसिस प्रत्येक समस्या के लिए बनाना जरूरी ही हो। 100% ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी समस्या से पहले हाइपोथेसिस होनी ही चाहिए। तो वही हाइपोथेसिस क्या है? टेस्टेबल स्टेटमेंट है या कंजक्चरल, और हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ कंजक्चरल स्टेटमेंट। यानी कि हमारा अंदाजा, हमारी संभावना, हमारा जांचनीय कथन। यानी कि एक हाइपोथेसिस का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे एक विद्यार्थी ने अपनी हाइपोथेसिस बनाई कि रिवॉर्ड से लर्निंग इंक्रीज होता है और पनिशमेंट से लर्निंग डिक्रीज होता है। तो ये क्या है? ये एक हाइपोथेसिस है, या फिर कोई रिसर्चर ये हाइपोथेसिस बनाता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। एक हाइपोथेसिस आपका ये हो सकता है। तो जैसा कि दो एग्जांपल हमने देखा, एक पहला एग्जांपल हमने देखा क्या कि रिवॉर्ड से लर्निंग इंक्रीज होती है और पनिशमेंट से लर्निंग डिक्रीज होती है। यानी कि एक स्टेटमेंट ये हो गया जो कि हाइपोथेसिस है कि अगर किसी भी बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाए, मेडल हो गया या फिर कोई पुरस्कार राशि हो गई या शाबाशी हो गई, ये दिया जाए तो लर्निंग उसकी बढ़ेगी, और पनिशमेंट दिया जाए तो उसकी लर्निंग घटेगी। तो इस तरीके से क्या है कि हाइपोथेसिस भी कई टाइप के थे। हाइपोथेसिस का हम लोगों ने देखा कि हाइपोथेसिस की जो क्वालिटी देखी, हमने देखा कि हाइपोथेसिस क्या है? टेस्टेबल होना चाहिए और हार्मोनी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी पार्सिमोनियस या कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए हाइपोथेसिस में, जनरलाइजेशन का गुण होना चाहिए। तो इस तरीके से हम हमने देखा कि हाइपोथेसिस है क्या, और हाइपोथेसिस के टाइप्स भी हमने जैसा मोटा मोटा बताया कि सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, आपका एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, कॉजल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से बात करें तो हमारे पास कई प्रकार के हाइपोथेसिस हैं। नल हाइपोथेसिस,
तो बेसिकली जो रिसर्चर या रिसर्च के फील्ड में जो मोस्टली हाइपोथेसिस यूज़ किए जाते हैं, दो ही हाइपोथेसिस मोस्टली रिसर्चर यूज़ करते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा है आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेप क्या है रिसर्च का। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस का जो थर्ड स्टेज है, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी कि थर्ड स्टेज क्या कहता है कि आप डेटा का कलेक्शन कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसे कलेक्ट कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। यानी थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ डेटा का अगर हम लोग मतलब देखें तो डेटा कलेक्शन कैसे किए जाते हैं, हमारे पास कई टूल होते हैं। अब टूल्स जैसे मान लीजिए कई टूल्स आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे शेड्यूल हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, इंटरव्यू हो गया आपका, और बहुत से मेथड हैं डेटा कलेक्शन के। स्केल्स हो गए कई, केस स्टडी मेथड हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेटा कलेक्शन के हमारे पास कई टूल्स अवेलेबल होते हैं और रिसर्चर जो होता है अपनी प्रॉब्लम, अपने टॉपिक के अनुसार जो है एक अप्रोप्रिएट टूल्स को चूज करता है। तो शेड्यूल, हाँ, अब टूल्स हमने देखा कलेक्शन, और उसके बाद एक बार इन टूल्स की मदद से जब रिसर्चर जो है डेटा कलेक्ट कर लेता है, तो अब उस डेटा को वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है, ऑर्गेनाइज्ड द डेटा, ऑर्गेनाइज्ड द डेटा। तो ऑर्गेनाइज्ड द डेटा का मतलब क्या हुआ कि अब उस मतलब टूल्स के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करता है। तो अब देखिए इसी स्टेप में जो है कि हाइपोथेसिस के बाद जो भी वेरिएबल्स को वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, क्या कैसे होना चाहिए, और सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन क्या होना चाहिए, और जैसे कि आपका उसमें मेथड क्या क्या यूज़ करेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करेगा या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करेगा, सैंपल क्या होंगे, पॉपुलेशन क्या होगा, और टेक्निक्स क्या यूज़ होंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये किस स्टेप में कंप्लीट होता है, थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में वही कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस और ऑफ डेटा। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि डेटा कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब रिसर्चर उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने का मतलब क्या, जो भी उसने फाइंडिंग्स या हाइपोथेसिस डिसाइड कर रखी है उसके आधार पे वो एनालिसिस करेगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में कहाँ कितना संबंध है। तो वो अप्रोप्रिएट डेटा टूल लगाएगा या फिर अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेगा कि मीन, मीडियन, मोड, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जो भी उसको यूज़ करना है ये सारे टूल्स को यूज़ करेगा और आंकड़े निकालेगा और डेटा इंटरप्रिटेशन को तैयार करेगा। तो अब देखते हैं हम लोग अगला स्टेप क्या है इसमें। कलेक्शन, थर्ड स्टेज था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब उसके बाद डेटा को उसने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, एनालिसिस कर लिया। अब फोर्थ स्टेज जो आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन्स। यानी कि अब आपने क्या कर लिया है, डेटा कलेक्ट कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है और उसका आप एनालिसिस भी कर चुके हैं। अब आप सॉरी उस एनालिसिस के आधार पर क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्क्लूजन बनाते हैं, कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं, निष्कर्ष ड्रॉ करते हैं। तो ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब क्या है कि
परिणाम का विश्लेषण करने के बाद रिसर्चर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ही उसने शोध करना प्रारंभ किया था। तो विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है और उसमें एक स्टेटमेंट तैयार करता है कि उसने जो भी हाइपोथेसिस बनाई थी वो किस हद तक ट्रू हुई है, यानी कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाई थी क्या वो सच निकली, एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। उसके रीजंस भी बताता है कि एक्सेप्ट हुई तो क्यों हुई और रिजेक्ट हुई तो क्यों हुई। यानी कि जैसे शुरुआत में रिसर्चर ने यह हाइपोथेसिस मान लीजिए बनाई थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो ये था उसका नल हाइपोथेसिस। और उसने ये देखा, आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस करने के बाद उसने ये देखा कि जो उसकी नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना, वो रिजेक्ट हो गई है। और एक चीज और देखिए कि हर एक रिसर्चर हमेशा यही तमन्ना रखता है कि उसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस है बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए कि रिसर्चर ने जो शुरुआत में हाइपोथेसिस ली थी कि बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो उसका रिसर्च हाइपोथेसिस था उसका जस्ट अपोजिट होता है कि बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध कुछ ना कुछ है। तो अब देखिए रिसर्चर भी हमेशा यही चाहता है कि उसने जो रिसर्च हाइपोथेसिस मान रखी है कि हाँ बुद्धि का कुछ ना कुछ सृजनात्मकता से संबंध है, वो एक्सेप्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है कि कंक्लूजन यही निकल कर आए कि रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो, जिससे ये पता चले कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। या फिर प्रशंसा करने से, मान लीजिए एक रिसर्चर ने ये समस्या बनाई कि प्रेज से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, तो उसकी जो नल हाइपोथेसिस होगी क्या होगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी। और इसका जो रिसर्च हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और रिसर्चर हमेशा यही चाहेगा कि उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। तो इस तरीके से ड्राइंग कंक्लूजन में क्या करता है रिसर्चर, जो भी उसने हाइपोथेसिस बना रखी है या जो भी उसकी फाइंडिंग्स आई हैं उसको एनालिसिस करने के बाद वो उसका एक स्टेटमेंट तैयार करता है। तो जब वो स्टेटमेंट तैयार करता है तो उसके बाद अब आगे देखिए क्या होता है, वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। जब उसने एक लास्ट में कंक्लूजन तैयार कर लिया कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हुई है या सेलेक्ट हुई है, तो लास्ट स्टेप यही है कि वेरिफिकेशन, यानी कि वेरीफाई करता है। वेरीफाई कैसे होगा, अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो जनरलाइज कर दिया जाता है, यानी एक पायलट टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, वो वेरीफाई करने के कई मीनिंग है। तो पहले वो वेरीफाई करता है, अगर उसकी हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जा रही है तो उसे जनरलाइज कर दिया जाता है। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तो वो फिर उसमें मॉडिफिकेशन करता है कि आखिर किन कारणों से उसकी हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हुई है। अगर कोई चांसेस है मॉडिफिकेशन के तो वो उसको मॉडिफाई करता है हाइपोथेसिस को।
और मॉडिफाई करने के बाद फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट करता है। यही प्रोसेस का मतलब क्या, फिर से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो फर्स्ट हम लोग ने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर सेकंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर थर्ड वन आपका क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिंग ऑफ द डेटा, फिर ड्राइंग कंक्लूजन एंड द लास्ट वन इज वेरिफिकेशन, रिजेक्शन एंड मॉडिफिकेशन। यानी कि जब तक उसकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो जाती है, वेरीफाई नहीं हो जाती, तब तक वो उसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश रहती है। यानी कि इस तरीके से हमने देखा जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उसमें मुख्यतः 5 स्टेजेस कौन कौन सी थी। पहली स्टेज थी आपकी वही आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर फोर्थ वन इज फॉर्मुलेशन एंड ऑफ कंक्लूजन एंड फिफ्थ वन इज वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। तो जैसे कि आप देखिए अभी मैंने कहा था जस्ट कि मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो 5 स्टेप्स ही होते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च के। लेकिन अगर हम और इसको प्रिसाइजली देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज वही ROL जो हमने पढ़ा था, थर्ड वन इज सेलेक्ट अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन मतलब प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा या पोस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा या सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन होगा या फिर वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा या वन ग्रुप ओनली प्री टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेज है फॉर्मुलेशन अ हाइपोथेसिस, देन सेकंड वन इज कैरी आउट द रिसर्च, नाउ इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। रिसर्च कैरी आउट करने के बाद आप रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स, रिपोर्ट तैयार करना। उसके बाद रिपीट, यानी कि लास्ट स्टेज क्या है, रिपीट, यानी योर फाइंडिंग्स आर रजिस्टर्ड एंड डिस्कस्ड इन द वाइड एकेडमिक कम्युनिटी लीडिंग परहैप्स टू द इनिशिएशन ऑफ द फर्दर रिसर्च। तो इस तरीके से स्टेप्स इन रिसर्च इस ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको और ज़्यादा, अगर आप और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना चाहें स्टेजेस को या स्टेप्स को, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर देन रिसर्च डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, उसके बाद डिटरमाइनिंग डेटा नीड्स, फिर डिटरमाइनिंग डेटा सोर्सेज, उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या लेंगे, फिर डिज़ाइनिंग क्वेश्चनियर क्या होना चाहिए, फिर फील्ड स्टाफ सिलेक्शन, फिर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड देन लास्ट वन इज़ फॉलो अप। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर जो हमारी प्रॉब्लम है अगर वो शॉर्ट आउट हो जाती है तो ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, आपका रिसर्च वहीं पर स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो उसको हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फिर से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये साइकिल फिर से हमें कहाँ ले जाता है, स्टेज 2 पर, कि हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर से हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस भी फॉलो करता है जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है। तो आज हम लोग ने देखा कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है और ब्रीफली हम लोगों ने देखा कि हर स्टेप की क्या क्या खासियत है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का स्टेप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।